तो हम लोग बात कर रहे थे काइनेमेटिक्स को लेकर, किसमें? कंबाइंड मोशन में, है ना। ये बात हमारी हो गई थी। तो नेक्स्ट है काइनेटिक एनर्जी इन कंबाइंड मोशन। तो हमने देखा कि मान लो कि ये कोई बॉडी है, ये सिलेंडर भी हो सकता है, डिस्क हो सकता है, स्फीयर हो सकता है, रिंग हो सकता है, ठीक है। इसकी वेलोसिटी यहाँ v है, सेंटर ऑफ मास की। हाँ बोलिए, क्या कह रहे आकांक्षा आप? अच्छा ठीक है, तो वही चलो वहीं से स्टार्ट करते हैं। इसमें काइनेटिक एनर्जी भी लिख लेंगे। तो ये मान लो हमारे पास में कोई बॉडी है और इसके सेंटर मास की वेलोसिटी v है, और इस सेंटर मास के अबाउट ये मान लो ओमेगा से घूमती हुई जा रही है। तो कंबाइंड मोशन, जैसे आप देखो कि बस का जो व्हील है, जो बस जा रही होती है उसका जो व्हील है वो कंबाइंड मोशन ही तो कर रहा होता है। या जैसे साइकिल है, साइकिल का व्हील है तो उसका एक्सल भी आगे जा रहा होता है और व्हील भी आगे घूमता हुआ निकल रहा है, वो कंबाइंड मोशन ही तो है, ठीक है। यानी साइकिल आगे भी जा रही है और रोटेट भी कर रही है। क्रिकेट बॉल जो लुढ़कती हुई जाती है उसकी कह रहे हैं हम लोग, है ना, वो भी कंबाइंड मोशन कर रही होती है। तो ये मान लेते हैं कि ए पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं कि सी पॉइंट है, और ये मान लेते हैं कि डी पॉइंट है ना। इसकी रेडियस मान लेते हैं कि आर है। इसका वैसे मैंने क्या बताया था, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। क्या करेंगे? दो पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे। तो दोनों को अलग अलग तरह से ट्रीट करेंगे। तो एक में ये प्योरली रोटेशनल मोशन कर रहा है, किसके? सेंटर मास के अबाउट। प्लस, है ना, तो ये प्योरली सेंटर मास के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है। अच्छा, इसी में हम लोग ये भी मान लेते हैं कि इसका सेंटर मास का एक्सेलरेशन ए है और एंगुलर एक्सेलरेशन सेंटर मास के अबाउट अल्फा है, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा? अल्फा भी होगा। तो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। प्लस सेम बॉडी है लेकिन इस केस में ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। ट्रांसलेटरी मतलब हर पॉइंट की वेलोसिटी सेम है, यहाँ हर पॉइंट का लीनियर एक्सेलरेशन जो है यहाँ वो सेम है। तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी है यहाँ, है ना। तो आप देखो कि ए पॉइंट पर अगर आप जाते हो तो ए पॉइंट की इधर वेलोसिटी क्या होगी? v होगी, एक्सेलरेशन भी इधर ए होगा। बी पॉइंट पे जाओगे तो वेलोसिटी और ए दोनों इधर ही है। सी पॉइंट पे जाओगे, क्यों? क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है, तो ये v और ये ए। लेकिन ये रोटेटरी मोशन कर रही है किसके? सेंटर मास के अबाउट। तो इधर क्या होगा? ओमेगा आर, और अल्फा आर भी इधर होगा उसी तरह। लेकिन यहाँ क्या होगा? अगर ओमेगा से तो ओमेगा स्क्वायर आर होगा। उसी तरह इस पर जाओगे, इधर क्या होगा? ओमेगा आर भी होगा और अल्फा आर भी इधर होगा। लेकिन इधर क्या मिलेगा अपने को? ओमेगा स्क्वायर आर मिलेगा। सी पॉइंट के लिए जाओ, इधर क्या मिलेगा? ओमेगा आर, और इसी डायरेक्शन में अल्फा आर भी है, और इधर क्या मिलेगा आपको? ओमेगा स्क्वायर आर। अगर यहाँ जाओगे तो इधर क्या मिलेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। इधर क्या मिलेगा? ओमेगा आर, और अल्फा आर भी इधर ही मिलेगा।
ये समझ में आ रहा है यहाँ तक आकांक्षा? यस है ना? तो अब यहाँ देखो ए पॉइंट की, दोनों को सुपर इम्पोज कराते हैं। तो ए पॉइंट की वेलोसिटी देखो क्या लिखोगे आप? ए पॉइंट की वेलोसिटी लिखोगे वी आई कैप माइनस ओमेगा आर आई कैप, यानी ये वेलोसिटी क्या होगी? v माइनस ओमेगा आर आई कैप हो गया अलोंग द एक्स एक्सिस। इसका एक्सेलरेशन लिखो, देखो ए पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या लिखोगे आप? सुपर इम्पोज कराओ तो ए आई कैप माइनस अल्फा आर आई कैप प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप। ये समझ में आ रहा है? ए पॉइंट का सुपर इम्पोज कराने के बाद ही हो जाएगा। ये हाँ बात सर। समझ में आई? उसी तरह बाकी का भी लिख लेंगे हम लोग, है ना? जैसे अगर मैं कहूँ कि बी पॉइंट का बताओ, ये लिख लो पहले सब लोग। लिखा हुआ है ना, तो ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख लेंगे, हर पॉइंट की वेलोसिटी भी लिख लेंगे। अब तो आपको आइडिया लग ही गया। अब काइनेटिक एनर्जी अगर मैं बात करूं तो देखो ये प्योरली क्या कर रही है? सेंटर मास के अबाउट रोटेशन मोशन कर रही है। तो ये वाला पार्ट क्या है? यहाँ रोटेशन मोशन हो रहा है, और इसमें देखो आप ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। यानी टोटल जो काइनेटिक एनर्जी आप यहाँ लिखोगे, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है तो हो जाएगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी यानी ये हो जाएगा हमारे पास में हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर प्लस, और ये होगा हाफ m VCM का होल स्क्वायर। ये टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी ये लिखेंगे। लिख लिया? नेक्स्ट हमारे पास में प्योर रोलिंग। तो प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ points of contact must be 0, यानी v रिलेटिव इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0। तो यहाँ हम लोग दो केस देखेंगे। पहला है कि जो जिस सरफेस पे बॉडी कंबाइंड मोशन कर रही है वो सरफेस रेस्ट पर है, ठीक है? तो सरफेस इज
एट रेस्ट। जैसे अर्थ के ऊपर जैसे बस जा रही होती है, साइकिल जा रही होती है, बाइक जा रही होती है, कार जा रही होती है, तो अर्थ क्या है, वहाँ रुका हुआ है। ठीक है, तो उस केस की बात कर रहा हूँ मैं। सरफेस इज एट रेस्ट। तो यहाँ ध्यान से देखो, ये हमारे पास में बॉडी है तो कंबाइंड मोशन कर रही है, और ये ग्राउंड है ना। ये ए पॉइंट है, ये वी और ये ए, और इधर ही ये ओमेगा भी और अल्फा भी है। ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है। हमने यहाँ देखा कि ए की वेलोसिटी क्या आ रही थी, वी ए वेक्टर क्या आ रही थी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वी माइनस ओमेगा आर आई कैप आ रही थी कि नहीं आ रही थी, है कि नहीं, यही था। ये बात समझ आ रही, मैंने क्या लिखा है यहाँ। इसका वीडियो बना के दो पहले। इस ए पॉइंट की इधर वेलोसिटी, नेट वेलोसिटी क्या रही थी, वी ए वेक्टर इक्वल टू वी माइनस ओमेगा आर आई के पर आता ना। इस पॉइंट को देखो आप, ग्राउंड का जो पॉइंट है, इसकी वेलोसिटी क्या है यहाँ, यानी वी ए डैश जीरो है कि नहीं, वी ए डैश वेक्टर। ये बात समझ में पहले तो, वी ए डैश वेक्टर क्या आ रहा था, जीरो था। अरे भाई ये पॉइंट क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. हाँ, आकांक्षा ये पॉइंट क्लियर है कि ये पॉइंट की वेलोसिटी v माइनस ओमेगा आर आई के पा रही है। अब मैंने क्या कहा, रिलेटिव वेलोसिटी किसकी, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट्स ऑफ कौन कौन से पॉइंट कांटेक्ट में, बॉडी का ये पॉइंट है और इस सरफेस का ये पॉइंट है, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या आना चाहिए, जीरो। मतलब क्या हुआ, वी ए डैश इक्वल टू जीरो, यानी वी ए वेक्टर माइनस वी ए डैश वेक्टर, तो जीरो इक्वल टू ये कितना है, v माइनस ओमेगा आर आई कैप, ये कितना है, जीरो। इसका मतलब v इक्वल टू ओमेगा होना चाहिए। क्या होना चाहिए, v इक्वल टू ओमेगा। और अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर दूं, dv बाई डी टी इक्वल टू आर डी ओमेगा बाई डी टी, ये क्या है, a इक्वल टू आर अल्फा हो गया ना। इसका मतलब प्योर रोलिंग की कंडीशन ये दोनों ही है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट भी जीरो होना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे यहाँ बताता हूँ मैं, हमें मालूम है कि सिंस ए पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या है, ए माइनस अल्फा आर आई कैप है कि नहीं, प्लस ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप है कि नहीं। तो प्योर रोलिंग के केस में ये तो जीरो ही आ गया, लेकिन ए पॉइंट का एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, देखो यहाँ ओमेगा स्क्वायर आर जे कैप आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि जो ए डैश पॉइंट है उसका तो एक्सेलरेशन भी जीरो ही है। तो आप देखो यहाँ ए डैश क्या आ रहा है, जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी क्या आ रही है, जीरो आ रही है। इसलिए प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी मस्ट बी जीरो। एक्सेलरेशन जीरो हो भी सकता, नहीं हो सकता है, जीरो कब होगा, जब t इक्वल टू जीरो पर ओमेगा जीरो होगा, तब डेफिनेटली एक्सेलरेशन भी जीरो आ जाएगा। पर आप वो नहीं कह सकते हो, है ना, वो तो एक पर्टिकुलर केस आ गया। लेकिन प्योर रोलिंग के लिए तो नेट रिलेटिव वेलोसिटी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्या हुआ, क्या चाहिए आपको, नहीं है, बोला है ना, यहाँ पढ़ो से वापस से पढ़े लिखे हो ना, देखो पढ़ो क्या लिखा है।
क्या लिखा है राहुल, पढ़ो। relative velocity of points of contact. मस्ट बी जीरो, न कि मैंने और लिखा है कि रिलेटिव एक्सेलरेशन। क्लियर है? हाँ सर। लिख लो ये, उधर का लिख लिया ये वाला पेज, लिख लो इसको। लिख लिया? लिख लिया क्या? ये भी लिख लिया? लिखो लिखो जल्दी लिखो। तो ये केस आ गया। दूसरा है हमारे पास में, सरफेस इज मूविंग। तो मान लो जैसे कि ये कोई सर्कुलर बॉडी है और ये प्लेटफॉर्म है, ये ग्राउंड है। ये प्लेटफॉर्म की वेलोसिटी मैंने मान लिया v नॉट है और एक्सेलरेशन का b है। इस बॉडी की बात करें तो इसके सेंटर मास के ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v है और एक्सेलरेशन a है, और ये ओमेगा और इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है। तो ये पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, ये पॉइंट यहाँ ए है, इसका एफबीडी बनाओ। और ये बॉडी यहाँ है,
आप देखो इस लोवेस्ट पॉइंट पर, लोवेस्ट पॉइंट की वेलोसिटी इधर क्या है, वी ए वेक्टर, वी माइनस ओमेगा आर आई कैप है कि नहीं, और इसकी यानी इस पॉइंट की, इसको ए डैश ले लेता हूँ, ये ए है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या है, वी ए डैश वेक्टर, वी नॉट आई कैप है कि नहीं। ये बात सुन में, मैंने क्या कहा, रिलेटिव वेलोसिटी अगर प्योर रोलिंग हो रहा है तो फॉर प्योर रोलिंग, फॉर प्योर रोलिंग वी ए डैश क्या होना चाहिए, 0, मतलब वी ए वेक्टर माइनस वी ए डैश वेक्टर होना चाहिए। रखो यहाँ, वी ए कितना है, वी माइनस ओमेगा आर आई कैप माइनस वी नॉट आई कैप, तो ये 0 है, यानी वी माइनस ओमेगा आर इक्वल टू क्या है, यहाँ वी नॉट है, तो ये कंडीशन है इस केस में, लिख लो इसको। लिख लिया, आकांक्षा लिख लिया, लिख लिया, अगर इसी इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट करता हूँ, टी के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा, डीवी बाई डी टी माइनस आर डी ओमेगा बाई डी टी इक्वल टू डी वी नॉट बाई डी टी, तो ये आ गया ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू बी। ए माइनस आर अल्फा इक्वल टू बी, ये हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है ना। तो ये हमारे पास में प्योर रोलिंग का कॉन्सेप्ट हो गया। अब करते हैं डायनेमिक्स वाले पार्ट पे चलते हैं, जहाँ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चंस के थ्रू डायनेमिक्स वाला पार्ट समझेंगे। ठीक है, तो बुकलेट है आप लोगों के पास में। सब बुकलेट निकाल लीजिए, इस पर आइए आप। क्वेश्चन नंबर 54, पहले क्वेश्चन नंबर 54 करेंगे। एग्जाम्पल 54 पे आ जाइए। मिल गया बुकलेट? क्वेश्चन मिला बुकलेट में? क्या कह रहा है देखो। Constant force acts tangentially at the highest point of a uniform disk of mass m kept on a rough horizontal surface as shown in the figure. क्वेश्चन में कह रहा है if the disk rolls without slipping, इसका मतलब प्योर रोलिंग ही होता है। rolls without slipping मतलब प्योर रोलिंग। Calculate the acceleration of the center C and point A and B of the disk. ये हमारे पास में डिस्क दिया है, ये ग्राउंड है, क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पर है, यानी सरफेस यहाँ रेस्ट पर है। इसके हाईएस्ट पॉइंट पर, डिस्क के हाईएस्ट पॉइंट पर एक फोर्स लगाया है। हाईएस्ट पॉइंट पर हमने एक फोर्स लगा रखा F। उसकी वजह से क्या होगा, ये डिस्क आगे की तरफ जाएगी और ऐसे रोटेट करेगी। तो मान लो अल्फा से रोटेट कर रही है और ए से आगे जा रही है, उसमें वेलोसिटी भी हो सकती है ना। तो मान लो वेलोसिटी भी आ चुकी है और ये अल्फा ओमेगा से रोटेट भी कर रही है। तो नियर लोवेस्ट पॉइंट, क्योंकि कह रहा है कि स्लिप रोल्स विदाउट स्लिपिंग मतलब प्योर रोलिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? प्योर रोलिंग। इसमें तो मेरे ख्याल से किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये कह रहा है कि रफ सरफेस भी है। तो एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसा बोलता है कि रफ सरफेस और प्योर रोलिंग बोल रहा है, तो एक पॉइंट इसमें हमेशा याद रखना है। ये ध्यान से सुन लीजिए इस पॉइंट को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब भी रफ सरफेस और प्योर रोलिंग की बात कर रहा है, इसका मतलब है कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हैं वहाँ हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मानेंगे। क्या मानेंगे? हमेशा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। अगर उसको जीरो आना होगा तो अपने आप आ जाएगा, जीरो आना होगा तो अपने आप आ जाएगा। अभी देखेगा, मैं सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर जब फोर्स लगाऊंगा ना, तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन भी क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। मैं मानूंगा लेकिन वो जीरो आ जाएगा। तो यहाँ क्या करना है, जब भी प्योर रोलिंग होगा, रफ सरफेस होगा, हमेशा क्या मानेंगे? स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स मानेंगे। अब आप कहेंगे सर डायरेक्शन क्या माने? उस स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कुछ भी मानो, आगे पीछे। मुझे मालूम है यहाँ आगे है, लेकिन मैं जानबूझ के पीछे मान रहा हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ हम लोग इस पर हाईएस्ट पॉइंट पर फोर्स तो हमारे पास लग ही रहा है F, और यहाँ फ्रिक्शन मैंने इस पर पीछे की तरफ मान लिया, जो कि स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। और इसका एक्सेलरेशन हमने मान ही रखा कि आगे A है और ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। जो प्योर रोलिंग कर रहा है, इसका मतलब लोवेस्ट पॉइंट की और इस पॉइंट की वेलोसिटी दोनों क्या होना चाहिए? अगर ये A पॉइंट है, यानी A और A डैश की रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए। जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होना चाहिए, तो फॉर प्योर रोलिंग हमने देखा था कि A इक्वल टू अल्फा R आ रहा था। रिलेशन याद आ रहा है? जब सरफेस रेस्ट पर है। ये पॉइंट क्लियर है पहले तो? हाँ सर। है ना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम सबसे पहले इसको दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। ये लिख लो पहले आप।
बना लिया? लिख लिया सबने? आगे चलें। अब इसको क्या करो, दो पार्ट में डिवाइड कर लो। कैसे? एक में सिर्फ प्योरली रोटेशन मोशन हो रहा है, प्लस एक में सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन हो रहा है। तो ये प्योरली रोटेशन मोशन हो रहा है, तो यहाँ इक्वेशन क्या लिखोगे आप? क्योंकि रेडियस इसकी आर है, तो एफ आर प्लस एफ एस आर, और डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा ना। ये क्या लगाया मैंने? टाउ इक्वल टू आई अल्फा लगा दिया रिजिड बॉडी के लिए कॉन्सेप्ट। एक इक्वेशन तो ये आ गई, इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, क्योंकि इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ मैं। ये तो बात रोटेटरी मोशन के लिए, रोटेशनल मोशन के लिए। ट्रांसलेटरी मोशन के लिए क्या लिखोगे? एफ माइनस एफ एस इक्वल टू एम ए। और एक बात याद रखिएगा, जब दोनों को अलग अलग करो तो फोर्सेस को दोनों के लिए शो करो, उसके हिसाब से टॉर्क लिखने में आएगा, और उस हिसाब से हमारे पास एफ इक्वल टू एम ए लिखने में आएगा। ये बात समझ में आई मैंने क्या कहा? तो एफ प्लस एफ एस, यहाँ आर से आर कैंसिल आउट हो गया, तो एम आर अल्फा बाई 2, तो ये कितना हो गया? एम ए बाई 2 ना। हमें ए चाहिए, एफ एस भी निकालूंगा मैं भी, पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को ऐड कर दूं, है ना। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3 थी, इक्वेशन नंबर 4, तो 3 प्लस 4 कर लो, तो हमारे पास आ गया 2f इक्वल टू 3/2 ma। तो आप देख रहे हो कि a की वैल्यू क्या आ गई है? 4f/3m। तो अगर इसकी वैल्यू अपने को मिल गई, तो अब आप किस पॉइंट की पूछ रहा था वो पॉइंट बता सकते हो? तो a पॉइंट का कितना होगा, तो उस इंस्टेंट पर पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ, ये हमारे पास में, मैं हम t इक्वल टू 0 की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? t इक्वल टू 0 की। तो ओमेगा भी 0 होगा और v भी 0 होगा, है ना। तो ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई है। अब a पॉइंट का एक्सेलरेशन पूछा, तो a पॉइंट का एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ओमेगा तो 0 ही है ना। क्योंकि a पॉइंट का एक्सेलरेशन जब लिखोगे तो ओमेगा 0 होने की वजह से क्या लिखोगे? क्योंकि इस साइड क्या हो जाएगा, देखो ये अल्फा आर होगा, और इस साइड क्या हो जाएगा? a। एक्सेलरेशन ऑफ a क्या मिलेगा? a आई कैप माइनस अल्फा आर आई कैप, ये तो 0 ही आ गया, है ना। और इसका सेंटर का एक्सेलरेशन मिल गया अपने को c का, वो तो ये रहा c का। तो b का क्या हो जाएगा? तो b का आप देखो, इधर की तरफ क्या है? a, और इधर की तरफ क्या है? अल्फा आ रही है, तो a b वेक्टर क्या हो जाएगा? a आई कैप प्लस अल्फा आर आई कैप। तो ये तो हो गया अल्टीमेटली 2 आई कैप। क्यों? क्योंकि a इक्वल टू अल्फा आर है ना, यानी मैग्नीट्यूड में a भी आ गया हमारे पास में 8f/3m। ये आंसर से ये बात समझ में आ गई सबको कैसे कर रहा हूं मैं? अब फ्रिक्शन की वैल्यू भी निकाल के दिखाता हूं मैं आपको, देखो कैसे। इस वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे, ये इक्वेशन नंबर 5 मान लेता हूं मैं, लिख लो पहले।
अब आप देख रहे हो कि अब मैं यहाँ से इस वैल्यू को इसमें रख देता हूँ, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, तो एम ए की वैल्यू वहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा देखो, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5 एफ माइनस एफ एस इक्वल टू, ये कितना मिलेगा 4f/3 ना, ये मिल रहा है देखो, है ना, इस जगह पर। तो यहाँ से सोल्व करो तो एफ एस इक्वल टू क्या आ गया, एफ माइनस 4f/3। आप देख रहे हो कि एफ एस कितना आ रहा, -f/3 माइनस आ रहा, आंसर यही है मैग्नीट्यूड में, लेकिन माइनस से इंडिकेट कर रहा है कि इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है। बात मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होगी। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन आप कुछ भी मानिए, जब तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, जब तक ये प्योर रोलिंग कर रहा है, कुछ भी मानिए, आपका आंसर गलत नहीं आएगा, नेगेटिव आता है इसका मतलब आगे लग रहा है आंसर वही रहेगा। क्लियर है पॉइंट, लिख लो इसको भाई, क्लियर है। हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन करो, आप लिख लिया है सबने, लिख लिया सर। आकांक्षा बेटा लिख लिया आपने? हाँ सर। अब जैसे ये क्वेश्चन करो, आप कोशिश करो करने में, क्या हर्ज है कि ये एक प्लेटफॉर्म ऊपर है, इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है प्लेटफॉर्म का, इसका मास स्मॉल एम है, इसको मैंने मान लिया कि ये 2 kg है, स्मॉल एम इक्वल टू 1 kg है, और रेडियस मैंने मान लिया कि 1/2 मीटर है। ओके, और इस पर हम फोर्स लगा रहे हैं इधर एफ इक्वल टू 20 न्यूटन। ये सिलेंडर है, क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, ये प्लेटफॉर्म है, और ये अगर मैं यहाँ लिखता हूँ सिलेंडर, इसका मतलब ये समझा जाएगा, होलो नहीं सॉलिड ही समझा जाता है, वैसे तो मैंने लिख दिया सॉलिड सिलेंडर। तो आपको बताना है एक तो प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन क्या है और इसके सेंटर मास का एक्सेलरेशन क्या है, यानी फाइंड दी एक्सेलरेशन ऑफ प्लेटफॉर्म, acceleration of center of mass of cylinder and angular acceleration of cylinder when it rolls without sliding या without slipping। ये ध्यान रखिएगा, रोल्स का जब भी लिखा होगा मतलब प्योर रोलिंग का मतलब होगा। करो इसको, कहीं कोई स्लाइडिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है, कहीं कोई स्लाइडिंग नहीं है, इस पॉइंट को ध्यान रखना है आपको।
स्लाइडिंग जब भी होगी तो फिर काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा ना बेटा। जैसे आप साइकिल चलाते हो तो स्लाइड थोड़ी करती है साइकिल, साइकिल प्योर रोलिंग करती हुई जाती है। ठीक है, स्लाइडिंग का मतलब है कि दोनों जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होंगे उनकी वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, डिफरेंट वेलोसिटीज होगी, ये मतलब है। और जब स्लाइडिंग नहीं होगी, वो भी गया शेष। क्या बात है, क्या है आंसर्स बताओ। तो स्लाइडिंग का मतलब क्या है, जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है उनकी वेलोसिटी क्या होगी, दोनों की अलग अलग होगी। और अगर स्लाइडिंग नहीं है, इसका मतलब दोनों जो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, सेम होगी। तभी तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या मिलेगी आपको, 0 मिलेगी। ये मतलब है। करो अभी तो करो, ट्राई तो करो, अभी तुरंत कहाँ से आंसर आ जाएगा। आ जाता तो बहुत बड़ी बात है तो यार। पीयूष कर लिया आपने? तो मुझे तो इतना बताओ, अल्फा कितना आ रहा है आपको? हो गया तो अल्फा 10 आ रहा है। ठीक है, देखते हैं। करने तो भी बाकी लोगों को भी कर। अभी तो कौन सा पढ़ाई था कि तुरंत आंसर भी आ गए। बहुत सही है यार ये तो। दिल खुश कर दिया आप लोगों ने, हाँ। यहाँ मालूम है प्लेटफॉर्म की जो मोशन वो कैसी है, सिर्फ ट्रांसलेटरी है। लेकिन जो सिलेंडर है उसकी मोशन क्या है, यहाँ कंबाइंड है। ये आगे भी जाएगा, इसका एक्सिस, और एक्सिस के अबाउट ये क्या करेगा, ओमेगा से भी घूमेगा।
बताओ क्या? इस क्वेश्चन को बताओ क्या? ठीक है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा आपके लिए। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ए, ये अल्फा से रोटेट कर रहा है। यहाँ फ्रिक्शन है, मैंने मान लिया आगे है, उसको F1 ले लेता हूँ मैं। उसको क्या लेता हूँ? F1, क्योंकि यहाँ भी तो मानूंगा। अब यहाँ मैंने इस पर F इधर लगाया तो इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा होगा? पीछे। तो F2, तो इसको किधर लग रहा होगा? और इस प्लेटफॉर्म का एक्सेलरेशन मैंने मान लिया कि B है। तो मैंने क्या कहा? प्योर रोलिंग कर रहा है। तो सिंपल सी बात है कि प्योर रोलिंग कर रहा है, तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए देखेंगे पहले। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी, अल्फा आर, इक्वेशन नंबर 1 है कि नहीं, लोवेस्ट पॉइंट के लिए। और एक इन दोनों का देखेंगे, तो इन दोनों के लिए पहले ये तो देखें इसका कितना आ रहा है। तो इसका इधर की तरफ कितना आ रहा है? इसका आ रहा है ए प्लस अल्फा आर, और इसका इधर की तरफ कितना आ रहा है? बी, यानी बी इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए प्लस अल्फा आर होना चाहिए ना, प्योर रोलिंग के लिए, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम होना चाहिए। ये बात समझ में? अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप एक काम कर सकते हो कि इसकी वेलोसिटी v मान लो, इसकी ओमेगा मान लो, तो लोवेस्ट पॉइंट के लिए v माइनस ओमेगा इक्वल टू 0 होगा, तो वहां से तो ये आ गया। और हाईएस्ट पॉइंट के लिए क्या होगा? v प्लस ओमेगा आर, और इसकी वेलोसिटी मान लेते हैं v नॉट इक्वल टू क्या होगा? v नॉट, डिफरेंशिएट कर लो। तो क्या हो गया? a प्लस अल्फा आर इक्वल टू बी हो गया ना। तो हमारे पास एक इक्वेशन वो, एक इक्वेशन ही आ गई। ये समझ में आया पहले सबको? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी 0 होना चाहिए। क्लियर है कीर्ति? ठीक है, और किसी और को भी डाउट है क्या? तो आगे चलूं फिर मैं। अब पहले प्लेटफॉर्म के लिए इक्वेशन लिखो। देखो आप, इसको तरफ कर देता हूँ। मुझे मासेस बताइएगा किसका क्या क्या लिया। तो अब यहाँ देखो आप, प्लेटफॉर्म के लिए, फॉर प्लेटफॉर्म, तो इसका मास क्या लिया था मैंने? कैपिटल एम ले रखा है ना, जो कि 2 kg। तो F माइनस क्या लिखोगे आप यहाँ? F2 ना, इक्वल टू m इंटू बी लिखोगे ना। ये इक्वेशन नंबर 3 हो गया। फिर आप, या मैं अलग अलग करूँ या क्योंकि ये तो कंबाइंड मोशन कर रहा है, तो प्लेटफॉर्म के लिए, सिलेंडर के लिए देख लेते हो, तो 4 सिलेंडर अलग अलग कर लो। तो हमारे पास में एक तो ये हो गया, प्लस एक ये हो गया। तो इस केस में क्या है हमारे पास में? ए, सॉरी, इसको ऐसा करते हैं, इसको ए नहीं, पहले इसको अल्फा ले लेते हैं। तो ये अल्फा है ना, तो इसको फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे की तरफ। इसको फ्रिक्शन इधर किधर लग रहा है? आगे की तरफ। तो नेट टॉर्क है ना, लिखेंगे उसके लिए ये ए, और इस पर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे। इस पे भी कितना लग रहा है? आगे। इसका मास स्मॉल एम है। तो हम क्या लिखेंगे? पहले ट्रांसलेटरी मोशन के लिए लिख लें,
क्या लिखोगे सिलेंडर के लिए? F2 प्लस F1 इक्वल टू m है ना, ये इक्वेशन नंबर 4। फिर टॉर्क लिखोगे तो क्या लिखोगे सिलेंडर के लिए? तो F2R माइनस F1R, और सिलेंडर है तो क्या लिखोगे? mr स्क्वायर बाई 2 इंटू अल्फा लिखोगे, इक्वेशन नंबर 5। पहले यहाँ देखो अननोन कितने, देखो A B अल्फा F1 F2, 5 अननोन है, 5 इक्वेशन है। सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा। ऐसा ही क्या था आपने पीयूष? फिर आपने क्या किया? फिर तो आपने गलत किया फिर तो, तभी मैं सोचू इतना जल्दी आंसर कैसे आ गया आपका। आगे बात समझ में, ये कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर ऐसे करना होगा आपको। क्लियर है अभी सबको? ये माइनस क्यों लेना, ये भी मेरे ख्याल से क्लियर होगा, क्योंकि F1 की वजह से किधर है? एंटी क्लॉकवाइज है। F2 की वजह से किधर है? क्लॉकवाइज है, तो अल्फा भी क्लॉकवाइज ही है, इसलिए हम लोग टॉर्क ऐसे लिखेंगे। सर आप म्यूट हो। A circular body rolls without sliding on inclined surface, inclined plane, a rough inclined plane. A circular body rolls without sliding on a rough inclined plane. ठीक है ना? तो मान लो ये हमारे पास में इंक्लाइंड प्लेन है, और ये एंगल थीटा है, और ये सर्कुलर बॉडी है, यानी ये रिंग हो सकता है, डिस्क हो सकता है, सिलेंडर हो सकता है, कोई भी। ये इस तरह से, तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है
और ओमेगा नॉट भी इसका 0 है, उसको छोड़ दिया। तो आपको ही पता है रफ इंक्लाइन प्लेन है ना, जो कि रोल्स विदाउट स्लाइडिंग, इसका मतलब प्योर रोलिंग कर रहा है। प्योर रोलिंग कर रहा तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ ऐसे जाएगा और ये अल्फा से भी रोटेट करता हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से इसकी हाइट भी मान लेते चलो h है, और h इसके रेडियस के कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है। इसकी रेडियस मैंने मान लिया कि कैपिटल R है। क्या है, कैपिटल R है, ठीक है। तो अब क्या होगा, यहाँ देखो ये जा रहा है तो किस इंस्टेंट पर यहाँ कहीं होगा, तो इसका एक्सेलरेशन भी होगा, वेलोसिटी भी होगी, ओमेगा भी होगा और अल्फा भी होगा, है ना। तो मैं इसका यहीं से एफबीडी बना लेता हूँ। तो आप देख रहे हो कि इसको डाउनवर्ड क्या, इस पे देखो सबसे पहले कौन कौन से फोर्स लगेंगे। mg लग रहा है, नॉर्मल लगेगा, और फ्रिक्शन मान लेते हैं पीछे की तरफ लग रहा है, ठीक है। तो इधर की तरफ क्या है, यहाँ a, और ये क्या है, अल्फा है, ओके। ये बना लो पहले। तो ये क्या कर रहा है, इंक्लाइन प्लेन तो रेस्ट पर ही है। इंक्लाइन प्लेन अगर रेस्ट पर है तो ये प्योर रोलिंग करता हो जाए, क्योंकि लिख भी दिया रोल्स विदाउट स्लाइडिंग है। लिख लिया सबने, लिखिए तो। अब यहाँ देखो आप, ये प्योर रोलिंग कर रहा है, तो ये जो आप देख रहे हो कि इंक्लाइन प्लेन जो है, इसकी तो वेलोसिटी 0 ही है ना, क्योंकि इसकी वेलोसिटी v और ये ओमेगा से भी रोटेट कर रहा है। तो आप देखोगे कि v इक्वल टू ओमेगा आर होगा कि नहीं होगा। डिफ्रेंशिएट करेंगे तो a इक्वल टू क्या जाएगा, आर अल्फा आ जाएगा। तो एक इक्वेशन तो ये आ जाएगी इसकी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा किसी को, है क्या, है ना। अब इसको आप देखो कौन कौन से फोर्स है। तो नॉर्मल तो mg को बैलेंस करेगा, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये अल्फा है, इधर एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg साइन थीटा, इधर क्या हो जाएगा, mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा, fs, इधर क्या होगा, नॉर्मल। तो इसको देखो mg की वजह से तो टॉर्क 0 ही है, तो fs r, अगर इसकी रेडियस r है तो इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ ICM इंटू अल्फा लिखोगे, इक्वेशन नंबर 2। इसके लिए जाओ आप, इधर एक कंपोनेंट क्या है, mg साइन थीटा, इधर इसको क्या लग रहा है, नॉर्मल, इधर क्या लग रहा है, mg cos थीटा, इधर क्या लग रहा है, fs, और इसका एक्सेलरेशन a। इक्वेशन क्या लिखोगे आप, mg साइन थीटा माइनस fs इक्वल टू ma लिखोगे, इक्वेशन नंबर 3। तीन अननोन है, कौन कौन से, a, अल्फा, fs, और तीन इक्वेशन है। नॉर्मल है तो नॉर्मल की वैल्यू तो ये है,
एम जी कॉस थीटा रहे तो सीधा सीधा, है ना। तो इनको सॉल्व करते हैं, एफ एस निकालते हैं, ए निकालते हैं, है ना। लिख लो आप, फिर आगे कहानी बताता हूँ क्या करना है। मेरे ख्याल से सबको समझ में आ रहा होगा। कि नहीं? अभी इसके बाद भी क्लास है क्या आप लोगों की? ओके ओके। ओके, सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करें? एफ एस यहाँ से निकालते हैं, आईसीएम बाई आर, और अल्फा क्या होगा यहाँ? ए बाई आर होगा कि नहीं होगा, है ना। समझ में आ रहा है ना कहाँ से लिया मैंने, क्योंकि ए इक्वल टू अल्फा आर था ना। एफ एस की वैल्यू यहाँ रख दो, तो हमारे पास आ गया एम जी साइन थीटा माइनस, ये हो जाएगा आई सी एम ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए, है ना। ये लिख लो पहले, मैं इससे ये लाया हूँ और इससे फिर ये लाया हूँ। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए अब क्या लिखेंगे यहाँ से, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख दूँ इधर, एम जी साइन थीटा माइनस आईसीएम ए बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए। तो ये हो गया एम जी साइन थीटा, तो हम लोग यहाँ से एम ए को बाहर लेंगे इधर लाके, तो मिलेगा 1 प्लस आईसीएम बाई एम आर स्क्वायर हो जाएगा ना, एम से एम कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई है जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आईसीएम बाई एम आर स्क्वायर। तो एक तो इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, है ना। इसका मतलब ये भी हुआ कि हर एक सर्कुलर बॉडी का एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ अलग अलग होगा, क्योंकि आईसीएम अलग अलग होगा। तो एक तो वो रिलेशन यहाँ से देख लेंगे हम लोग। दूसरा ए मिल गया तो अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिल गया तो अब अपने को क्या चाहिए, एफ एस चाहिए। तो सिंस एफ एस इक्वल टू क्या हमारे पास में, आई सी एम ए बाई आर स्क्वायर है ना, यहाँ रख दो, हो जाएगा आई सी एम बाई आर स्क्वायर, ये हो जाएगा जी साइन थीटा बाई 1 प्लस आई सी एम बाई एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो एम आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ लेंगे, यहाँ देखो क्या हो जाएगा, आई सी एम जी साइन थीटा बाई आर स्क्वायर बाई एम आर स्क्वायर को बाहर लेंगे, यहाँ मिलेगा अपने को एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम, ऐसा लिख सकते हैं। ये लिख लो पहले। लिख लिया? क्या कह रहे हो?
देखो ना, अलग अलग ही होगा ना, किस बात पर डिपेंड कर रहा है, देखो आपने बाय रिंग की अगर बात करें तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखोगे आप यहाँ, एम आर स्क्वायर। डिस्क का क्या लिखोगे सेंटर के अबाउट, एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अलग अलग हुआ कि नहीं एक्सेलरेशन, देखो ना आईसीएम अलग अलग है ना सबका। तो ये आ गया हमारे पास में ना। अब यहाँ देखो आप, आर स्क्वायर से तो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया इसमें, है कि नहीं, और एम को ऊपर ले जाते हैं। तो आप देखो कि हमारे पास एफ एस इक्वल टू आ गया आई सी एम एम जी आई सी एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई एम आर स्क्वायर प्लस आई सी एम हो गया नहीं। यानी इसी को आप क्या लिख सकते हो, एफ एस इक्वल टू एम जी साइन थीटा डिवाइड बाई आई सी एम से डिवाइड करो 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी एम। अच्छा, अलग अलग बॉडी के लिए अलग अलग फ्रिक्शन भी लगेगा, देखो इस बात पर डिपेंड करेगा ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर, है ना। अब इसमें एक पॉइंट है जो डिस्कस कर ही लेते हैं यहाँ। आप यहाँ देखो एफ एस की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, म्यू एस एन होगा कि नहीं होगा, ये मालूम है सबको। जहाँ आपको मालूम है यहाँ एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस थीटा इस केस में, तो एफ एस की वैल्यू यहाँ रखो, तो एम जी साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी एम और लेस देन इक्वल टू म्यू एस इंटू एम जी कॉस थीटा। ये क्लियर है। ये लिख लिया। अब यहाँ देखो एम जी से एम जी कैंसिल आउट हो गया, तो म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस एम आर स्क्वायर बाई आई सी एम। ये आपके पास में क्या होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। अगर म्यू एस की वैल्यू इससे ज़्यादा हुई तो ये प्योर रोलिंग करेगा, या इक्वल भी तब भी प्योर रोलिंग करेगा। लेकिन अगर इससे कम वैल्यू रही उसकी तो वो फिर प्योर रोलिंग नहीं करेगा, वो स्लाइडिंग भी करेगा और रोल मतलब रोटेट तो करेगा लेकिन साथ में स्लाइडिंग भी करेगा, क्योंकि इनसफिशिएंट फ्रिक्शन होगा। तो प्योर रोलिंग के लिए सफिशिएंट स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए। बात समझ में आ गई। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो बताया मैंने भी आपको इसमें। लिख लीजिए।
लिख लिया आप लोगों ने? 1 मिनट सर। हाँ सर। चलो आज इतना ही करेंगे, और आप क्वेश्चंस कर लो सेटेड जो भी है, ठीक है। इसके शॉर्ट एग्जांपल भी कर लीजिएगा, और प्योर रोलिंग वाला जो भी पढ़ाया मैंने वो कॉन्सेप्ट पे आप क्वेश्चन कर लीजिए एक्सरसाइज 1 में से, ठीक है। चलो फिर आगे इतना ही करेंगे। ओके, बाय बाय।